सुगंधा के 2 बेटे थे। दोनों ही खूब पढ़े लिखे और होशियार थे। अपने होनहार बेटों के लिए सुगंधा ने बहुएं भी दोनों पढ़ी लिखी ही पसंद की थी। जब तक बड़ी बहू सोना अकेली थी तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन छोटी बहू लता के आने के बाद तो जैसे घर की सुख शांति को किसी की नज़र ही लग गई। छोटी बहू लता नौकरी पेशा थी, इसलिए सुबह सुबह बड़ी बहू सोना के साथ घर के कामों में हाथ बटाने के बाद वो अपने काम पर चली जाती थी और शाम को 7 बजे के बाद ही घर लौटती थी। माँ जी, ये क्या बात हुई? पूरे 5 साल मैंने घर अकेले संभाला है, लेकिन अब तो लता आ गई है। अब मुझे भी तो थोड़ा आराम मिलना चाहिए ना। लता तो सुबह सुबह सज धज कर मटक कर ऑफिस के लिए निकल जाती है। और तो और, जब से ये लता आई है, देवर जी को तो जैसे अब घर का खाना अच्छा ही नहीं लगता। हर दूसरे दिन बाहर डिनर के लिए निकल जाते हैं। कभी यहाँ घूम रहे हैं, कभी वहाँ घूम रहे हैं। ऐसा लगता है घर में दिमाग खपाने के लिए तो बस हम ही पैदा हुए हैं। अरे बहू, तुम तो बिल्कुल गंवार औरतों वाली बात कर रही हो। ये क्या बात हुई भला? अब तुम बड़ी हो तो जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर ही ज़्यादा रहेगी ना। उसकी अभी नई नई शादी हुई है, अभी थोड़े दिन उन्हें घूम फिर लेने दो, मौज मस्ती कर लेने दो। इसके बाद तो सबको जीवन भर गृहस्थी ही संभालनी होती है। हाँ माँ जी, देख रही हूँ। जब से ये लता आई है, आप भी बस लता के ही गुण गा रही हैं। बड़ी बहू को तो जैसे भूल ही गई हैं आप। अरे सुना बहू, कोई तुम्हें नहीं बोला। बेकार की बातें अपने दिमाग में रखना बंद कर दो। अरे तुम इतनी पढ़ी लिखी समझदार हो, कुछ तो समझदारी दिखाओ। और पढ़ाई सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं होती। घर के सभी सदस्यों के साथ अच्छे से तालमेल बना कर रखो। संबंध ऐसे होने चाहिए कि चाहे जो हो जाए, रिश्तों में दरार ना आने पाए। तब पता चलता है कि बहू कितनी पढ़ी लिखी समझदार है, वरना घर का काम तो अनपढ़ औरतें भी कर लेती हैं। सास से खरी खरी सुनने के बाद तो सोना का दिमाग और भी गर्म हो गया था। हाँ, सारे अच्छाई के भाषण तो मेरे लिए ही है ना। मैं तो अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल घर में सबकी चाकरी करने के लिए करूं, और वो महारानी सुबह सुबह मुझे ठेंगा दिखाकर निकल जाए। मैं भी देखती हूँ मेरी प्यारी देवरानी और कितने दिन नौकरी कर पाती है। अगले ही दिन से सोना ने कमर कस ली थी। सुबह 5 बजते ही उसने जाकर लता का दरवाज़ा खटखटाना शुरू कर दिया। अरे भाभी, क्या बात है? इतनी सुबह सुबह आप मेरे कमरे का दरवाज़ा क्यों पीट रही है? हाँ, वो क्या है ना लता, आज मैंने सोचा कि रसोई की सफाई कर लेते हैं। चलो जल्दी से मिलकर काम निपटा लेते हैं, फिर तुम्हें ऑफिस भी तो जाना होता है ना। लेकिन भाभी, अभी तो सुबह के 5 बजे हैं और मुझे रात को काफ़ी देर तक लैपटॉप पर काम करना होता है। मैं इतनी जल्दी नहीं उठ सकती। सॉरी भाभी। देखो लता, इस तरह से तो घर चलने से रहा। अब तुम्हारी शादी हो गई है, घर के लिए भी तो तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी है। सिर्फ नौकरी करने से तो घर नहीं चलेगा ना। तो चलो अब बहानेबाजी छोड़ो और जल्दी से तैयार होकर रसोई में आ जाओ। चलो चलो चलो। लता बेचारी मन महसूस कर उठकर रसोई में आ गई। अब तो सोना का यही रोज़ का काम हो गया। वो सुबह सुबह कभी 4 बजे तो कभी 5 बजे लता का दरवाज़ा पीटने लगती और उसके ऑफिस जाने से पहले ही सारे घर का काम करवाने लगती। अरे लता, ये क्या, तुमने आधे घंटे में पूरे घर में झाड़ू लगा दी? मैं लगाती हूँ तो 1 घंटे से भी ज़्यादा समय लगता है। ना तो तुम बेड के नीचे झाड़ू मारती हो और ना ही कभी सोफ़ा झाड़ती हो। तुम्हारे जाने के बाद ना मुझे फिर से सब करना पड़ता है। अब बताओ क्या फ़ायदा हुआ? अच्छा चलो, एक काम करो, तुम ना एक बार फिर से झाड़ू लगा लो और बाद में मैं पोछा लगा देती हूँ। भाभी, आप पूरा दिन घर में रहती हैं। आप 1 घंटे में झाड़ू लगाइए या 3 घंटे में, आपके पास समय की कमी तो है नहीं। अब मुझे ऑफिस भी तो जाना होता है। मैं पूरा दिन घर में बैठकर झाड़ू पोछा खींचती रहूँगी तो ऑफिस कैसे पहुँच पाऊँगी? हाय, ये क्या बात हुई? काम करना है तो ढंग से करो वरना मत करो। मुझ पर कोई एहसान तो नहीं कर रही हो? अरे बहू, क्या हो गया? क्यों सुबह सुबह शोर मचा रखा है दोनों ने? देखिए ना माँ जी, भाभी हर समय मुझसे काम को लेकर झगड़ा करती रहती हैं। अब अगर भाभी दिन भर में काम करती रहती हैं तो मैं भी तो ऑफिस में काम करने जाती हूँ। मैं क्या वहाँ पूरा दिन आराम करती हूँ? अरे सुना बहू, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो?
सुबह शाम तो लता तुम्हारी काम में मदद करती है, फिर क्या समस्या है? हाँ हाँ माँ जी, अब तो आपको भी हर बात में मेरी गलती ही नजर आती है। ये कल की आई लड़की 4 पैसे क्या कमा कर लाने लगी, आप सबने तो जैसे मेरी तरफ देखना ही छोड़ दिया। तो ठीक है ना, मैं भी कोई इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। इतना कहकर सोना पैर पटकती वहां से अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह 7 बज गए थे, लेकिन सोना बहू अपने कमरे से अभी तक बाहर नहीं निकली थी। लता अकेली ही रसोई में खाना बना रही थी। अरे लता बेटा, सोना अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई क्या? तुम अकेले कैसे सब काम निपटा पाओगी? सास सोना को बुलाने के लिए उसके कमरे में जाती है तो देखती है सोना तो माला लेकर भगवान का जाप करने में लगी हुई है। अरे बेटा, सुबह सुबह का काम का समय होता है और तुम यहाँ बैठकर माला जप रही हो। मतलब तुम्हारे पूजा करने से हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लता का ऑफिस जाने का समय हो रहा है। अभी थोड़ा तुम उसका हाथ बटा देती तो अच्छा रहता। माँ जी, मैंने व्रत लिया है कि अब से मैं 100 माला किए बिना पूजा से नहीं उठूंगी। सासू माँ तो सोना की सारी चालबाजी समझ रही थी। वो ये जानती थी कि सोना ये सब लता को परेशान करने के लिए ही कर रही है। बहू, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी मैंने। खैर छोड़ो। थोड़ी देर बाद जब सारा खाना बनकर तैयार हो गया तो सोना अपने कमरे से बाहर आई और अपने पति का टिफ़िन पैक करके उनको दे दिया। लता सब देख रही थी। अब तो वो रोज़ ही सुबह 4:30 बजे उठती, पहले जल्दी जल्दी सफाई करती, फिर खाना बनाती। जब सब कुछ बनकर तैयार हो जाता तो जेठानी सोना चुपचाप आकर अपना और अपने पति का खाना लेकर वापस कमरे में लौट जाती। शाम के समय भी जब छोटी बहू लता सबके खाने के बाद बर्तन धोने के लिए रसोई में जाती तो सोना जूठे बर्तनों का ढेर लगा देती। एक के बाद एक सोना बर्तन लाकर उसके आगे पटकती रहती और लता देर तक बर्तन धोने में उलझी रहती। कुछ दिनों तक तो ऐसे ही चलता रहा। लता देर रात तक रसोई के काम समेटने में लगी रहती और सुबह भी जल्दी उठती। नींद पूरी ना होने के कारण अब लता को दिन भर थकान महसूस होती रहती। माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि नौकरी से रिज़ाइन कर दूँ, मुझसे मैनेज नहीं हो पा रहा है। अरे लता बेटा, ऐसा क्यों सोच रही हो? इतनी अच्छी नौकरी है तुम्हारी, हर किसी को थोड़ी ना मिलती है। माँ जी, मैं रात के 11 बजे तक रसोई में लगी रहती हूँ। भाभी ने तो रसोई में आना ही छोड़ दिया है। अकेले पूरे घर का काम करना और फिर उसके बाद ऑफिस जाना मुझसे नहीं हो पा रहा है। भाभी से कुछ कहो तो घर में झगड़े होते हैं। इससे तो अच्छा यही है कि मैं नौकरी छोड़ दूँ और घर संभालूँ। वही तो सोना बहू चाहती है कि तुम नौकरी छोड़कर घर में बैठ जाओ। तुम नौकरी नहीं छोड़ोगी। अब मैं सोना को समझाती हूँ। अगले दिन सुगंधा अपनी दोनों बहुओं को अपने पास बुलाती है। सोना, लता चाहती है कि वो जॉब छोड़कर अब घर पर रहे। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी। शादी के बाद घर गृहस्थी ही सबसे ज़रूरी होती है। अगर लता की जगह तुम्हारी अपनी बहन होती तो भी तुम यही कहती बड़ी बहू। सोना बेटा, मैं अपने दोनों बेटों के लिए पढ़ी लिखी बहुएं चाहती थी। मैंने तुम्हें कभी नौकरी करने से नहीं रोका। घर पर रहना तुम्हारा अपना फैसला था। जिस दिन लता शादी करके यहाँ आई, मैं देख रही हूँ तुम हर छोटी छोटी बात पर बखेड़ा खड़ा कर रही हो। ऐसी कोई बात नहीं है माँ जी, बल्कि जिस दिन से आपको कमाने वाली बहू मिली है ना, आपकी इस घरेलू बहू की कोई कीमत नहीं रही इस घर में। लता बहू ने हमेशा तुम्हारे बराबर बल्कि तुमसे ज़्यादा ही घर का काम किया है, तब भी तुम्हें संतोष नहीं। दरअसल बात काम की है ही नहीं, बात तुम्हारे अहम की है। तुम ये चाहती हो कि लता भी तुम्हारी तरह घर पर रहे। भाभी, मैंने तो आपसे कुछ भी कहना ही छोड़ दिया है। मैं कितना खुश थी कि मेरी शादी पढ़े लिखे परिवार में हो रही है। हम दोनों देवरानी जिठानी साथ में किटी ज्वाइन करेंगे, पार्लर जाएंगे, सोलो ट्रिप करेंगे। लेकिन मुझे क्या पता था आप पढ़ी लिखी अनपढ़ निकलेंगी। जिन बातों के लिए आप घर में कलेश करती हैं, कोई समझदार इंसान ऐसा सोच भी नहीं सकता। ठीक है बहू, घर की सुख शांति के लिए मैं लता की नौकरी छुड़वा देती हूँ,
लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, किसी की तरक्की में बाधा डालकर तुम कभी खुश नहीं रह पाओगी। अपने आप को क्या जवाब दोगी ये ज़रूर सोच लेना। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। लता, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। शायद मैंने तुम्हें दिल से अपनाया ही नहीं था, इसलिए तुम्हारे लिए कुछ भी करना मुझे बोझ लगता था। आज से मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन की तरह मानती हूँ। सोना की बात सुनकर सुगंधा और लता बहुत खुश हो जाती हैं और उसे गले से लगा लेती हैं। उस दिन के बाद सोना और लता दोनों खुशी खुशी घर संभालने लगती हैं। वैशाली का रंग बहुत काला है, इसलिए उसकी सास निर्मला और उसकी देवरानी मीनू उसे पसंद नहीं करती। वो हमेशा उसके काले रंग को लेकर ताने मारती हैं। एक दिन उन्हें पता चला कि वैशाली प्रेग्नेंट है, तो सब वैशाली को समझाने लगे। अरे बहू, अब तो अपना ज़्यादा ध्यान रख और अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में सोचा कर, और कोशिश कर कि तेरा बच्चा तेरी तरह ना हो बल्कि गोरा हो। और हाँ भाभी जी, आप चाहे जैसी भी हो, लेकिन बच्चा तो हमें गोरा ही चाहिए। मीनू, बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अगर वैशाली तेरा बच्चा तेरी तरह हुआ ना, तो उसे तो गोद में लेने का मन भी नहीं करेगा। वैशाली को अपनी देवरानी और सास की बातों से बहुत दुख होता है, लेकिन वो कर भी क्या सकती है। शाम को वैशाली का पति हेमंत आता है, तो वो सारी बात अपने पति को बताती है। मुझे इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे बच्चे का रंग कैसा होगा। बस हम दोनों उसकी परवरिश अच्छी करेंगे और उसे अच्छा इंसान बनाएंगे। लेकिन हेमंत जी, मीनू और माँ मुझे बहुत ताने सुनाती हैं, मुझे बहुत दुख होता है। अरे पर हम उनकी सोच तो नहीं बदल सकते ना। छोड़ो इन बातों को। देखो, अब तुम्हें अपना बहुत ध्यान रखना है। कल ही हम अपने फैमिली डॉक्टर के पास चलेंगे। हेमंत की बात सुनकर वैशाली को अच्छा लगता है। अगले दिन हेमंत और वैशाली डॉक्टर के पास से आते हैं, तो उन्हें देखकर निर्मला कहती है, आ गए बेटे तुम। क्या कहा डॉक्टर ने? माँ, सब कुछ नॉर्मल है। हेमंत बेटा, तू डॉक्टर के पास जा रहा था, पर मैं तुझे एक बात बताना ही भूल गई। क्या बताना भूल गई माँ? अब बता दो। देख हेमंत, अगली बार तू जब भी डॉक्टर के पास जाए ना, तो उससे ये ज़रूर पूछ लेना कि अगर बच्चा गोरा चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, और हाँ, उसकी कोई दवाई भी आती है तो वो याद से दे दे हमें। माँ, कैसी बात कर रही हो आप? ऐसी कोई दवाई नहीं आती। आप अपनी सोच बदलो माँ, और आज के बाद मुझसे ना इस तरह की बातें कभी मत करना। बेटा, तो मेरी बात कान खोल कर सुन ले। तू बीवी तो तू काली ले आया, लेकिन बच्चा मुझे गोरा ही चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। माँ, आपका कुछ नहीं हो सकता। समझ में नहीं आता कि आपकी सोच बदलने के लिए मैं क्या करूं। हेमंत गुस्से से वहां से चला जाता है, लेकिन निर्मला बड़बड़ाती हुई रह जाती है। अपनी सास को इस तरह गुस्से में बोलते देख मीनू पूछती है, क्या हुआ माँ जी? आज तो आप बहुत गुस्से में लग रही हो। अरे छोटी बहू, देख तो सही अपनी जेठ की बातें। मेरी सोच बदलने की बात कर रहा है। अरे अपनी बीवी को तो देखे कि कैसी है वो। अगर मेरा पोता भी ऐसा ही हो गया काला कलूटा, तो क्या करूंगी मैं? माँ जी, क्या करूँ, ये सोच सोच कर मुझे भी रात भर ना नींद नहीं आती। वैसे भी खानदान में जिठानी जी के काले रंग को लेकर बहुत बातें सुननी पड़ती हैं। अगर ये बच्चा काला हो गया तो और भी ज़्यादा हंसी बनाएंगे सब हमारी। देख बहू, अब ना तुझे ही कुछ करना होगा। तेरी काली जिठानी का बच्चा गोरा ही होना चाहिए। तू बस साए की तरह उसके साथ रह और वो सब कर जिससे बच्चा गोरा हो सके। ठीक है माँ जी, अब तो जिठानी जी खुद भी बोलेंगी ना, तो भी मैं उनका पीछा नहीं छोड़ूंगी। अब मीनू ने इस पर रिसर्च करना शुरू कर दी कि उसकी जिठानी का बच्चा गोरा कैसे हो सकता है। वो मैगज़ीन पढ़ने लगी, इंटरनेट पर सर्च करने लगी। इसके अलावा वो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों से बातें करने लगी। उसके बाद मीनू ने अपनी जिठानी को टॉर्चर करना भी शुरू कर दिया। एक दिन मीनू वैशाली के कमरे में गई। अरे मीनू, तुम इस समय मेरे कमरे में क्या कर रही हो? भाभी, मैं आपके कमरे में ये बड़ी सी तस्वीर लगाने लाई थी। पर तुम मेरे कमरे में ये बड़ी सी तस्वीर क्यों लगा रही हो? भाभी, मैंने एक मैगज़ीन में पढ़ा था कि प्रेग्नेंट लेडी के सामने जिस इंसान का चेहरा रहे, बच्चा उसी की तरह होता है। हाँ, वो बात ठीक है, लेकिन ये बड़ी सी तस्वीर है किसकी? ये तो कोई अंग्रेज़ लग रहा है। भाभी, आप इसे नहीं जानती। ये दुनिया में सबसे ज़्यादा हैंडसम आदमी है। इसका नाम टॉम क्रूज़ है।
ये हॉलीवुड का एक्टर है और देखो तो सही कितना गोरा है ये। मीनू, तुझे फोटो लगानी थी तो अपने जेठ की लगाती ना, वे भी क्या टॉम क्रूज से कम है क्या? भाभी, टॉम क्रूज की इसलिए लगाई है कि अगर दुनिया की सबसे हैंडसम पर्सनालिटी की फोटो लगाऊंगी तो कम से कम बच्चा जेठ जी की तरह तो हो जाए। अगर जेठ जी की लगाती तो न जाने कैसा बच्चा होगा। भाभी, अब ना आपको सुबह शाम दिन में रात में बस इसी फोटो को देखना है, क्योंकि बच्चा तो हमें गोरा ही चाहिए। ये बोलकर मीनू वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सब नाश्ता कर रहे होते हैं तो मीनू अपनी जेठानी के लिए कच्चा नारियल लाती है। तुम सुबह सुबह कच्चा नारियल क्यों लेकर आ गई? भाभी, कच्चा नारियल खाने से बच्चा गोरा पैदा होता है। और यही नहीं, आपको नारियल की खीर, नारियल के लड्डू, नारियल की बर्फी, नारियल का पानी रोज पीना है। लेकिन मीनू, रोज नारियल खा खा कर वैशाली बोर नहीं हो जाएगी क्या? तो चुप कर हेमंत, मीनू बहू बिल्कुल ठीक कर रही है। अब मीनू वैशाली को रोज कभी नारियल की खीर, कभी नारियल के लड्डू, कभी नारियल की बर्फी तो कभी नारियल का पानी पिलाती। इस सब से दुखी होकर वैशाली ने मीनू से कहा, मीनू देखो, ये सब ना मैं रोज रोज नहीं खा सकती। मैं रोज केसर वाला दूध तो पीती ही हूँ। भाभी जी, सिर्फ केसर वाले दूध से काम नहीं चलेगा। अगर आपको गोरा बच्चा चाहिए तो आपको ये सब खाना ही पड़ेगा। मुझे नहीं चाहिए गोरा बच्चा, वो तुम्हें चाहिए ना। मेरा बच्चा कैसा भी हो मुझे मंजूर है। वैशाली ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। इसी तरह एक दिन वैशाली टीवी देख रही थी, तभी मीनू वहाँ आकर टीवी बंद कर देती है। मीनू, तुमने टीवी क्यों बंद कर दिया? भाभी, छोड़िए ना इस टीवी को। ये देखिए, मैं आपके लिए नई मैगजीन लाई हूँ। इसमें बच्चा गोरा कैसे हो उसकी कुछ टिप्स लिखे हैं, अब पढ़िए तो। और इसे सिर्फ पढ़ना ही नहीं है बल्कि इसे फॉलो भी करना है। मीनू, मैं टीवी पर अपने फेवरेट एक्टर सलमान खान की मूवी दबंग देख रही हूँ, मुझे देखने दो ना। और अपनी ये फालतू की मैगजीन लेकर जाओ यहाँ से। भाभी जी, सलमान खान तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन दबंग मूवी में फाइट सीन है जो बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। छोड़ो ना इस मूवी को, आप ही मैगजीन पढ़ो। वैशाली गुस्से से वहाँ से चली जाती है। अब वैशाली के डिलीवरी के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे थे वैसे वैसे उसकी टेंशन बढ़ती जा रही थी। एक दिन हेमंत वैशाली का उदास चेहरा देखकर कहता है, क्या हुआ वैशाली, बहुत परेशान लग रही हो? मैं क्या करूं हेमंत जी, माँ और मीनू मुझे अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं करने देती। मैं इन दोनों के इस बर्ताव से तंग आ गई हूँ। कभी कभी तो सोचती हूँ कि अगर मेरा बच्चा काला हो गया तो क्या होगा। अरे वैशाली, तुम इस बारे में कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। हमारा बच्चा जैसा भी हो बस स्वस्थ होना चाहिए। चलो टेंशन ना लो और आराम करो। दोनों बात कर ही रहे थे कि वैशाली दर्द से चिल्लाने लगी। हेमंत उसे जल्दी से अस्पताल ले गया। थोड़ी देर बाद वैशाली ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन निर्मला और मीनू के सपने पर तब पानी फिर गया जब उन्होंने बच्चे का चेहरा देखा। माँ जी, ये तो काला है। कितनी मेहनत की थी मैंने, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। क्या क्या नहीं किया मैंने भाभी के लिए। बिल्कुल अपनी माँ पर गया है। काश मेरे बेटे पर जाता ये बच्चा। अब तो दुनिया वाले और भी ज़्यादा मजाक बनाएंगे मेरा। माँ, मीनू, आप दोनों को शर्म आनी चाहिए। इतने छोटे बच्चे के लिए ऐसी बातें कह रही हैं। कमी मेरी बीवी और बच्चे में नहीं, बल्कि तुम दोनों मानसिक रूप से बीमार हो। अपना इलाज कराओ। तुम दोनों ने ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि वैशाली कैसी है, बच्चा कैसा है। तुम्हें तो बस ये जानना है कि उसका रंग कैसा है। काला है तो क्या हुआ, ये मेरा बच्चा है। मैं इसे बहुत अच्छी तरह से पालूंगा, इसे एक अच्छा इंसान बनाऊंगा, और आज के बाद आप दोनों मेरे बच्चे के आसपास भी नहीं भटकेंगी। हेमंत की बात सुनकर मीनू और निर्मला वहाँ से चली जाती है। हेमंत अपने बच्चे को गोद में उठाकर बहुत प्यार करता है। अमिता और सुनीता आपस में देवरानी जेठानी होती हैं। शादी के कई साल बाद भी अमिता को कोई औलाद नहीं होती, लेकिन शादी के 1 साल में ही देवरानी सुनीता को एक प्यारा सा बेटा होता है। अरे सुनीता, तू तो सीधी है। क्या सारा दिन अपने बच्चे को उस अमिता की गोद में डाली रहती है। देखती नहीं, खुद का बच्चा तो है नहीं। अरे कहीं तेरा बच्चा भी। कैसी बात कर रही है माँ जी, अभी उनकी शादी को भी तो सिर्फ 5 साल ही हुए हैं। कई लोगों को तो 10-10 साल बाद भी बच्चे होते हैं। सास को सुनीता की बात अच्छी नहीं लगती। वो अमिता के पास जाती है। देख अमिता, घर का काम कराकर सुनीता का एक तो छोटा बच्चा, वो बेचारी घर को चिराग भी दे और सारा दिन किचन में खटती रहे।
और ऊपर से तू आराम करे। दीदी, खाने में क्या बनाना है दोपहर को? मैं किचन में जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं हूं ना, मैं खाना बना लूंगी। अरे खाना आप बनाएंगी तो मुन्ने को कौन पकड़ेगा? अरे तू पकड़ेगी, मैं पकड़ूंगी। भाई माँ ही तो मुन्ने को पकड़ती है। तू काम करे और ये मुन्ने के नाम पर आराम। अरे नहीं नहीं माँ जी, मैं माँ हूँ माना, लेकिन अमिता दीदी का प्यार भी कम नहीं है। सारा दिन भी नहीं खिलाएंगी तो रात को नींद नहीं आएंगी इन्हें। अरे तो दूसरे की औलाद तो दूसरे की होती है ना। ला अमिता, मुन्ने को मुझे दे दे। लेकिन जैसे ही मुन्ने को सास गोद में लेना चाहती है, वो उनके पास जाने से इनकार कर देता है। अरे काला जादू कर दिया है इसने, बच्चा किसी के पास आ ही नहीं रहा है। भाई माँ, इसे काला जादू नहीं प्यार कहते हैं, जो दीदी मुन्ने से करती हैं। अरे हाँ हाँ, हम तो दुश्मन है ना इसके, जो ये हमारे पास नहीं आ रहा है। अरे सगी दादी हूँ मैं, पूरी की पूरी कोठी इसी के नाम कर जाऊंगी। अब बोल, अब भी प्यार है क्या इससे? अमिता को सास की बात पर गुस्सा आ जाता है। वैसे भी माँ जी, पूरे घर में यही एक चिराग है, तो आप इसे दे या ना दे, सारा कुछ इसी का है, चाहे वो मेरा भी क्यों ना हो। हाँ, अभी तो बड़ी जबान चल रही है, लेकिन जब घर पूरा इसके नाम होगा ना तब पता चलेगा। अमिता और सुनीता दोनों ही मिलजुल कर रहती थी, इसलिए सास की बात का दोनों को ही बुरा ना लगता। मिलजुल कर काम करती और हंस खेल कर रहती। अरे बेटी, तेरी दोनों भाभियों ने तो मुझे साइड कर रखा है। अरे दोनों में इतनी पड़ती है कि मुझे तो डर लग रहा है, कहीं एक दिन ये दोनों मेरी बात मानने से इनकार ही ना कर दे। अरे तो खेल खेलो और दोनों को अलग कर दो, इस पे कौन सा गणित लगाना है माँ? हाँ हाँ, ये तो है, चल देख लेती हूँ मैं। अगले दिन सास धीरे से एक लाल पेन लेकर मुन्ने के बदन में लगा देती है और लोगों को बुलाकर हंगामा करती है। अरे देखो देखो, ये क्या हो रहा है मुन्ने के शरीर में। अरे ये क्या हो गया मेरे बेटे को? मैं अभी इसे लेकर डॉक्टर के पास जा रही हूँ। अरे ना दीदी, परेशान मत हो, मैं तैयार कर देती हूँ और कैब बुला लेती हूँ, बाद में ले जाइए आप इसे। अरे बेटा, तेरा है, वो क्यों ले जाएगी? वैसे भी ये डॉक्टर का नहीं, तांत्रिक का मसला है। किसी ने मुन्ने पर जादू करने की कोशिश की है, जिससे वो मुन्ने को मार ले। सुनीता ये सुनकर रोने लगती है। कौन मेरे मुन्ने को मारने की कोशिश करेगा माँ जी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। सास अमिता की तरफ देखकर कहती है, अरे वही जिसकी खुद की औलाद ना हो। कैसी बात कर रही हैं माँ जी आप? मैं क्यों मारूंगी अपने ही बच्चे को? वो तो मेरे बेटे जैसा है। अरे बेटे जैसा है, बेटा तो नहीं है ना। वैसे भी मैंने तांत्रिक को फोन कर दिया है। थोड़ी देर में वहाँ तांत्रिक आ जाता है। हे भगवान 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 भगवान, बच्चे की जान को खतरा है, खतरा है, खतरा है। इसके ऊपर किसी बांझ औरत ने काला जादू कर रखा है, रखा है, रखा है। लगता नहीं ये बच्चा कभी ठीक भी हो पाएगा, पाएगा, पाएगा। नहीं नहीं, मेरे बेटे को बचा लीजिए। अमिता दीदी, आप इतना गंदा सोचेंगे मुन्ने के लिए, मैंने सोचा भी नहीं था। अरे कैसी बात कर रही हो सुनीता? मैंने तो मुन्ने को माँ से बढ़कर प्यार किया, ये सोचो भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? लेकिन बेटे के प्यार में पागल सुनीता सास के जाल में फंस जाती है। दीदी, आज से आप और मैं अलग हैं, मेरी रसोई अलग, आपकी अलग। और आज के बाद मुन्ने को छूने की क्या, देखने की भी कोशिश मत करिएगा। अमिता सुनीता को समझाने की कोशिश करती है, पर कुछ नहीं होता। अगले रोज, ला सुनीता, मैं मुन्ने को नहला कर तैयार कर देती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, मैं नहला देती हूँ। लेकिन जैसे ही वो मुन्ने को नहलाने लगी, पेन के निशान एक एक करके निकल गए। अरे माँ जी, ये तो किसी ने पेन से निशान बनाए थे, देखिए। जैसे ही मैंने मुन्ने को नहलाया, सारे निकल गए। अब अरे नहीं नहीं बहू, ये तो बाबा का कमाल है कि बच्चे के ऊपर से ये साया धुल गया। लेकिन ये क्या माँ जी, मुन्ना तो रोया ही जा रहा है, न खा रहा है, न दूध पी रहा है, बस चाची चाची कर रहा है। अरे इतनी जल्दी उसका भूत नहीं उतरेगा इसके सर से, मार मार कर खिला। जी माँ जी। लेकिन सुनीता का बेटा, जिसे अमिता से बेहद प्यार था, वो उसके पास जाने की जिद में ना खा रहा था, ना पी रहा था। उसकी हालत बिगड़ती ही जा रही थी। हार कर एक दिन, माँ दीदी दिखाई नहीं दे रही है, क्या वो मायके चली गई है क्या? अरे क्या पता कहाँ गई, रुक बड़कू से पूछती हूँ। ए अमिता कहाँ है?
माँ जल्दी पता करिए ना दीदी कहाँ है। मुन्ने की हालत दीदी के लिए खराब होती जा रही है। सुनीता मुन्ने को लेकर नीचे अमिता के पास जाती है। अमिता बिस्तर पर पड़ी होती है। वो कमजोर सी दिखती है। बड़ी आराम से सो रही हैं आप, यहाँ मुन्ने की तबीयत खराब हो रही है। वो जैसे ही अमिता को छूती है, अरे दीदी ये क्या हो गया, आपकी तबीयत तो काफी खराब है। मुन्ने के बिना मैं नहीं रह सकती सुनीता, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मैं कसम खा कर कहती हूँ, मैंने मुन्ने को मारने की ऐसी कोई कोशिश नहीं की। मैं तो खुद मुन्ने के बिना मर जाऊंगी। मुन्ना आप ही का तो है दीदी, मुझे माफ कर दीजिए। ये पकड़िए अपना बेटा।